जी, तो हम स्मॉलेट का हम ज़िक्र करने लगे थे। मैं दोबारा इसका लिख देता हूँ, शायद आप में से किसी से मिस हो गया हो। अच्छा, स्मॉलेट जो है इसने उसी को जो है ना वो फ़ॉलो करना शुरू कर दिया, जिस तरह फील्डिंग लिख रहा था और जिस तरह बाकी सारे लोग लिख रहे थे उस दौर में। और इसके अंदर आपको नज़र आता है, लेकिन ये कोई बहुत मशहूर राइटर नहीं हुआ, ठीक है? यानी कि इसकी कोई पॉपुलैरिटी उस दौर में शायद थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी इसे मिल गई हो, लेकिन बाद में इसका जो है ना कोई नाम नहीं लेता। हाँ, लॉरेंस स्टर्न का फिर भी हम नाम ले लेते हैं, लेकिन स्मॉलेट का नाम शायद बहुत सुने पहली दफ़ा ही सुना हो, ठीक है? इसमें लेकिन कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। इसका जो पहला कैरेक्टर है, आप उसके नॉवेल्स के नाम ही अगर आप देखेंगे ना, तो आप कहेंगे कि भई ये क्या जो है ना नॉवल का नाम ही क्या है? रॉड्रिक रैंडम इसके नॉवल का नाम है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ, रॉड्रिक रैंडम यानी कि हमें कोई रॉड्रिक है, लेकिन रैंडम रॉड्रिक है कोई, ठीक है? और इसके अंदर उसने एक जो है ना हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो अपने एडवेंचर्स सुनाता है, ठीक है? अपनी उसकी सीरीज़ है एडवेंचर्स की, जो वो बताता रहता है, ठीक है? उसके बाद एक और इसका जो नॉवल है birthday to you, happy birthday. उसके बाद इसका एक नॉवल है एक मिनट ज़रा जो दूसरा जो इसका वर्क है, उसके अंदर भी उसने एक सी फेयरर यानी कि एक सेलर है और उसके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो दिखाए हैं और ये था इसका नाम प्रेंगिन पिकल करके इसका को नाम है, ठीक है? पेरेग्रीन पिकल मैंने ये बहरहाल इस तरह के कोई नॉवल नहीं पढ़े हुए, ठीक है? मैं ये ना समझिए कि इतना हर नॉवल तो आप पढ़ भी नहीं सकते, हर वर्क पढ़ भी नहीं सकते और हर वर्क के ऊपर टाइम भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? अब इसके ऊपर आप टाइम ज़ाया करें तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल स्मॉलेट के जो वर्क्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें पूछे कि उस दौर में नॉवेलिस्ट कौन है और किसी का नाम ना हो, सिर्फ़ इसका हो, तो आप बता सकते हैं कि ये किस दौर का नॉवेलिस्ट है, ठीक है जी? उसके बाद आता है और भी इसके नॉवेल्स है, एक इसका और नॉवल था क्लिंकर के नाम से क्या था? हम्फ्री हम्फ्री क्लिंकर, ठीक है जी? तो हम्फ्री क्लिंकर जो है वो इसका नाम है और वो एक फैमिली का उसने ज़िक्र किया है, एक वेल्श फैमिली है और वो अपना सफ़र करती है इंग्लैंड के अंदर और स्कॉटलैंड में, यानी कि ज़्यादा जो है ना वो ट्रैवल्स के ऊपर ही उसने लिखा है, ठीक है? जो है ट्रैवलॉग तो नहीं हम कहेंगे इसे क्योंकि उस वक़्त ट्रैवलॉग कहा नहीं जाता था, उस वक़्त सिर्फ़ इसे नॉवल के तौर पे उसने पब्लिश किया और वैसा ही है, ठीक है जी? अब आ गया जी लॉरेंस स्टर्न। स्टर्न का आपने एक नाम लाज़मी सुना होगा, एक नॉवल का नाम ट्रिस्ट्रैम शैंडी। सुना है इसका नाम आप में से किसी ने? ट्रिस्ट्रैम शैंडी, ठीक है? ट्रिस्ट्रैम भी कह सकते हैं, ट्रिस्ट्रैम भी कह सकते हैं। ट्रिस्ट्रैम शैंडी शैंडी जो है, ये असल में क्या है? ये भी इंटरवल्स के अंदर पब्लिश हो रहा था, जिस तरह बाकी सारे नॉवेल्स मैंने बताया आपको कि एक किस्त आ गई, फिर इंतज़ार करें, फिर अगली आएगी, इस तरह करके, ठीक है? लेकिन ये एक जो है ना वो शैंडी फैमिली है एक, ठीक है? इसका जो नॉवल है, इसको ज़रा मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि इसका है क्या? ट्रिस्ट्रैम शैंडी, ठीक है? और ये एक शैंडी फैमिली के ऊपर स्टोरी है, ठीक है? और इस बुक को उसने पब्लिश नहीं करवाया था अपने दौर में, ठीक और सॉरी पब्लिश तो करवाया था, फिनिश नहीं हुई थी इसके इससे, ठीक है? फिनिश नहीं है। पब्लिश हो रही है वो आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि चलता रह रहा था काम और ये फिनिश क्यों नहीं हुई? उसकी वजह ये थी कि ये बस ना वो जैसा सोप्स नहीं होते, ड्रामास जो बड़े लंबे-लंबे सोप्स जिनकी किस्तें खत्म ही नहीं हो सकती, एपिसोड खत्म ही नहीं हो सकती क्योंकि वो एमलेस वे होते हैं। कभी इधर निकल गए, कभी उधर निकल गए। तो ये भी बिल्कुल इस तरह ही था, कभी इधर निकल गया, कभी उधर निकल गया और इसकी जो है ना वो स्टोरी से खत्म नहीं हुई, ठीक है? लेकिन एक और इसने जो वर्क लिखा है वो एक थोड़ा-सा बेहतर जो इससे था, वो था अ सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली, ठीक है? ये इसका एक वर्क है और इस वर्क के अंदर इसने किया क्या है, ये प्योर फ़िक्शनल वर्क नहीं है, मतलब प्योर नॉवल नहीं आप इसे कह सकते। इसके अंदर इस वर्क में सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली इसके अंदर इसने किया क्या है, इसमें इसने एसेज़ भी शामिल किए हुए हैं अपने और कहीं पे फ़िक्शन आ जाती है, कहीं पे ट्रैवल स्केच आ जाता है, कहीं पे थोड़े बहुत एसेज़ जो हैं वो डिफरेंट मौज़ूआत पे वो भी आ जाते हैं। तो एक सेंटिमेंटल जर्नी जो है, ठीक है? तो बंदा यानी कि बैठा हुआ है और उसने एक मज़मून लिख दिया, ये उसने वहाँ बैठ के लिखा था, मज़मून भी आ गया साथ ही। उसी तरह उसके फ़िक्शन का एलिमेंट्स हैं वो भी साथ आ गए, ठीक है? और उसके बाद जो एक और बड़ा अब जो है ना एक और नॉवेलिस्ट है गोल्डस्मिथ और गोल्डस्मिथ जो है इसकी कंट्रीब्यूशंस और भी हैं, लेकिन नॉवल इसका जो है ओलिवर गोल्डस्मिथ,
ठीक है, ओलिवर गोल्डस्मिथ। और ये डॉक्टर जॉनसन का जो सर्कल था उसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा था, इन्वॉल्व होता था, और पोएम्स वगैरह, नॉवल, और सॉरी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं एसेज के अंदर, वो सारा कुछ कर रहा है। और इसका जो नॉवल है जो बहुत मशहूर है और अभी भी उसको एक क्लासिक नॉवल के तौर पे जाना जाता है, क्लासिक किस सेंस में, यानी कि अच्छा जो वर्क ऑफ आर्ट है, और वो है द विकार ऑफ वेकफील्ड, विकार ऑफ वेकफील्ड। और इसके साथ विकार ऑफ वेकफील्ड के साथ इंग्लैंड का जो फर्स्ट जो इंग्लिश नॉवल की सीरीज थी, जो पूरा एक चल रहा था सिलसिला, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट उसका आप कह सकते हैं जो उसकी बिगिनिंग है नॉवल की, वो यहाँ पे आके हम उसे कहते हैं कि ये नॉवल का जो फर्स्ट फेज था वो यहाँ पे एंड हो जाता है। इसके बाद अब जेन ऑस्टन और वो सारे शुरू होंगे। ठीक है, तो ये 1766 के अंदर इसका ये नॉवल आया था। और इसके बाद जो जेन ऑस्टन का नॉवल है वो आपको पता है कब आया था, वो आगे रोमांटिक एज शुरू हो रही है और उधर से ये नॉवल जो है ना शुरू हो गए थे। ठीक है, अब यानी कि हम किस फेज में जाएंगे जहाँ पे रोमांटिक पोएट्री हो रही है और साथ ही साथ उसके नॉवल एक चेंज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रामा, बिल इसके थोड़ा सा आगे जाके फिर ड्रामा आएगा। ठीक है, इस रोमांटिक एज के अंदर आपको कोई ड्रामा जो है ना वो नजर नहीं आएगा, रियल जिसे ड्रामा हम कह रहे हैं वो नजर नहीं आएगा, कोई ड्रामाटिस्ट नजर नहीं आएंगे। इधर अब नॉवल और पोएट्री है। ठीक है, और रोमांटिक पोएट्री वो तो आपको काफी आपको अच्छी पता ही होगी, क्योंकि पार्ट 2 एमए का जो पार्ट 2 है उसके अंदर पोएट्री के ऊपर काफी फोकस है, रोमांटिक पोएट्री पे। तो वो आपको काफी अच्छा लगेगा, इजी होगा आप लोगों के लिए। और जो दूसरा नॉवल है वो भी वही तकरीबन सारे हैं जो आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि जेन ऑस्टन का आपने एक तो पढ़ा है ना, तो आपको आइडिया है कि जेन ऑस्टन क्या है। फिर शार्लेट ब्रॉन्टी है, एमिली ब्रॉन्टी है, उसका भी आपको आइडिया है कि वो किस तरह जो है लिखा जा रहा है। तो वो इतना यानी कि प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, होपफुली आप उसको बड़ा एंजॉय करेंगे। तो अगला जो फेज है इसके अंदर हम करेंगे ये, बस मैं यहाँ तक इसे, अच्छा विकार ऑफ वेकफील्ड के बारे में बताया नहीं कि क्या है। विकार जो है ये असल में एक चर्च का ओहदा होता है। तो ये बंदा वेकफील्ड में रहता है, वेकफील्ड नॉर्थ यॉर्कशायर है, और वेकफील्ड का ये विकार था। और इसकी जो है ना वो उसने 25 ईयर्स उसने तकरीबन 25 ईयर्स नहीं, उसकी तकरीबन पूरी उसने जिंदगी की स्टोरी एक तरह से सुनाता है हमें कि किस तरह उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सब्र करता है। स्टोइसिज्म है उसकी दिखाई हुई विकार की, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका सारा कुछ जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अगर आप देखें तो एक हमें ज़हन में सामने एक स्टोरी आती है कि भाई जो इतनी पीछे लंबा जो अरसा था हमें कहीं पे नॉवल नजर नहीं आया, और ये जो 25 ईयर्स या 30 ईयर्स चले कह लें, इस स्पैन के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर इतने ज्यादा नॉवेल्स एकदम ही आ गए, और ऐसा एक लिटरेरी फॉर्म आई है जिसने पूरे यूरोप को एक तरह से घेरे में ले लिया। ठीक है, अब फ्रांस में भी लिखा जा रहा है और इधर इटली, जर्मनी, हर जगह पे लिखा जा रहा है। ठीक है, तो सारी जगहों पे नॉवल लिखे जा रहे हैं। तो ये नॉवल किस तरह एकदम जो है वो कोई भी लिटरेरी फॉर्म जो है वो किस तरह फ्लरिश करती है। ड्रामा को भी अगर आप देखें तो ड्रामा से पहले मोरालिटीज का बड़ा एक लंबा टाइम पीरियड है, पोइट्री की बड़ी एक ट्रेडिशन है, लेकिन ये तो नॉवल जो है वो जैसे आउट ऑफ नोवेयर इट केम इनटू बीइंग। तो ये जनाब में नजर आता है, और इसके अंदर टाइम पीरियड में आपको हर तरह के नॉवलिस्ट नजर आ गए हैं। कुछ नॉवलिस्ट जो हैं वो बिल्कुल वल्गैरिटी वाली तरफ जिस तरह जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था, टॉम जोन्स और ये इस तरह के जो नॉवेल्स हैं, और उसके अलावा कुछ जो है वो ट्रैवल्स के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन एक चीज सब में कॉमन है कि वो सारे क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर्स डेवलप। एक एक कैरेक्टर है, हर नॉवल के अंदर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो स्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, अब जेन ऑस्टन और जो दूसरे नॉवल जो हम पढ़ चुके हैं, जो कोर्स में भी आप पढ़ चुके हैं, और उनकी क्या क्वालिटी है, वो सेकंड फेज यानी कि जब शुरू होता है, जहां से हम पढ़ते हैं नॉवल या जानते हैं नॉवल को अच्छे तरीके से। तो उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, और कैरेक्टर्स के साथ जो प्लॉट, एक यूनिटी ऑफ प्लॉट नहीं, यानी कि एक प्लॉट नहीं है, उसमें 2-3 प्लॉट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, 2-3 स्टोरीज एट द सेम टाइम चल रही होती है। नेक्स्ट लेक्चर जो कि मंडे को है, मंडे को हमने जो डिस्कस करना है, इसमें रोमांटिक एज का जो बिगनिंग है, यानी कि बिगनिंग ऑफ रोमांटिक एज, प्री रोमांटिक एज जो है, जिसके अंदर विलियम ब्लेक है और भी इसके साथ राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, उन पोएट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर साथ हम नॉवल की जो बिगनिंग है उसकी भी बात करेंगे थोड़ा सा,
और यानी कि जो न्यू फेज़ है नॉवल का, और उसके बाद रोमांटिक एज के जो सारे ट्रेड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये हम काम करेंगे। और जो सेकंड पार्ट होगा हमारा लेक्चर का, उसके अंदर हमने चौसर पढ़ना है। ठीक है, मैंने यही मेरा ख्याल है, कहा था लास्ट टाइम भी कि जब रोमांटिक रिवाइवल पढ़ेंगे तब हम इसको चौसर को साथ या कोर्स शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ तक की जो चीज़ें थी वो थी जिनका आपको कोई आइडिया यानी कि मोस्टली आइडिया नहीं होता, और होता भी है तो वो आपके जहन से स्किप हो चुका होता है। अब जो चीज़ें आएंगी वो सारी विक्टोरियन एज आप बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे, सिवाय एक दो राइटर्स के। इसी तरह जो रोमांटिक एज है आप इसको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, सिवाय एक दो पोएट्स के। और फिर आगे मॉडर्न जो एज आएगी उसके अंदर तो फिर आपको पता है कि इतने ज़्यादा राइटर्स हैं कि समझ नहीं आएगी किसको करें और किसको छोड़ें। ठीक है, लेकिन उसका भी मैं आपको तरीका ज़रूर बताऊंगा, और मंडे को इंशाल्लाह हम अब करते हैं। रिकॉर्डिंग